नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और राइज सिविल सर्विस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मित्रों अपन 2502 कोड वाले 25A के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि लाइक 25A में जो अपन को डालना था वो कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन अपन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी नंबर्स मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर माना जाता है। ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं हर बार अधिकांश, और अपन देखेंगे कि इसमें अपन क्या और अच्छा कर सकते थे। एक एक करके अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह बात करेंगे मित्रों किसकी, आज बात करेंगे अपन सबसे पहले उन क्वेश्चंस की जो किस में आते हैं, जो आपके 15 शब्द के होंगे। अब 15 शब्द के क्वेश्चन में से एक तो आपका कौन सा आता है, एक सबसे पहले सबसे सिंपल सा आता है आपके मानवतावादी संस्कृति। और मानवतावादी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मानवतावादी संस्कृति का जो विकास है ये कब होगा, पुनर्जागरण के काल में। और हम कह सकते हैं कि भाई पुनर्जागरण के काल में 14वें से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में ये प्रारंभ हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ बच्चों कि बेसिकली इस काल में क्या होगा, इस काल में कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को, मानव को महत्व दे रहे हैं। मतलब ईश्वर और प्रकृति के अलावा अब किसकी मूर्ति बनना स्टार्ट हो रही है, अब मानव की पेंटिंग बनना स्टार्ट हो रही है, चित्रकला प्रारंभ हो रहा है। मानवतावादी संस्कृति इसको कंसीडर किया जाएगा, अर्थात मानव अपना कल्याण कर सकता है, मानव अपना विकास कर सकता है, ऐसी जो अवधारणा है वो इसमें विकसित हो रही है। और ऐसे में एक बुक आती है जो फेमस बुक है, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। और कौन डाल रहा है, ये कौन लिख रहा है इस बुक को, एक है आपके जैकब बाचकार्ड, जो इस बुक के बारे में बात करते हैं। और यहाँ से अपन कहेंगे कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली से प्रारंभ होता है किसका, मानववादी दृष्टिकोण का विकास। ये एक्चुअल में आपके जो क्वेश्चन है वो मानववादी है, तो इसका विकास यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। कभी स्टार्ट होगा, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में। इस सब के बारे में आपको लिखना था। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है वो किसकी बात करता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके दो क्या दे रहा है बच्चों, ये पुनर्जागरण काल की बात कर रहा है। और पुनर्जागरण काल में दो लोगों की बात करता है, कौन कौन, माइकल एंजेलो बुनारोत्ती और फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची। अब दोनों ही कैसे हैं, आपके इतालवी हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, इनमें से जो माइकल एंजेलो हैं वो अच्छे पेंटर्स भी हैं, और इसीलिए इनके 2-3 जो काम है जो आपको फेमसली इसमें डालना था, जैसे सिस्टीन या सिस्टाइन चैपल, ये क्या है, चर्च है ये। और इसकी छत पे क्या बनाए जा रहे हैं, इसकी छत पे जो है वो लेप चित्र या फ्रेस्कोस पेंटिंग बनाई जाती हैं। द पाइटा नामक क्या बनाया जा रहा है, द पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही सेंट पीटर्सबर्ग की जो चर्च है उसका भी डिजाइन बनाया जाता है। और ये तीनों काम कौन करता है, आपके माइकल एंजेलो करते हैं। दूसरे आपके फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची हैं, ये मूर्तिकार हैं। और मूर्तिकार होने के साथ साथ ये क्या करेंगे बच्चों, ये गुंबद का डिजाइन तैयार करते हैं। और गुंबद का डिजाइन भी कहाँ का तैयार हो रहा है, फ्लोरेंस के भव्य गुंबदों का डिजाइन तैयार करते हैं। और यही कारण है कि दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपके पुनर्जागरण काल में। फिर आते हैं आपके एना बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब होता है ईसाइयत, बैप्टिज्म का मतलब होता है कि ईसाई धर्म को प्रमोट करना। एना का मतलब हो गया जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है माइकल सैडलर, ये नाम आपको डालना जरूरी था बच्चों, माइकल सैडलर। अब ये जो है वो अब जर्मनी के माइकल सैडलर हैं, और ये जो जर्मनी के प्रमुख सुधारकों में से एक माने जाते हैं माइकल सैडलर, जो क्या कर रहे हैं, एक कट्टरपंथी सुधार आंदोलन चला रहे हैं। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर जो है वो सभी को समान रूप से बनाया है। ऐसे में जो आपके पादरी हैं, उन पादरियों को चुनने का जो अधिकार है वो जनता को होना चाहिए, और इस प्रकार से कर जो है वो ना दिया जाना चाहिए। कर के बारे में आपको पता होगा, कर जो है वो सबका एकत्रित होकर कहाँ जाता था, रोम जाता था। तो प्रारंभ में जो भी इसका विरोध कर रहा है उन सब में से एक आपके एना बैप्टिज्म भी आ जाएगा। और ये जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, माइकल सैडलर जो है वो इसके प्रमुख प्रणेता है, इसको प्रारंभ करने वाले। और स्टार्ट हो रहा है बच्चों पुनर्जागरण काल में। फिर बात करेंगे अपन किसकी, कोपरनिकसी सिद्धांत की। अब कोपरनिकस कौन है, हम जानते हैं कि कोपरनिकस यूरोप के एक फेमस वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की थ्योरी दी थी। याद है क्या आप लोगों को, ये पहले व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भाई केंद्र में कौन होगा, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की बात करता है कौन,
कोपरनिकस, जो कहते हैं कि भाई केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी समेत अन्य जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये कोपरनिकस कह रहे हैं। और ये पहली बार जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है इसका विरोध होगा। लेकिन फिर इनके बाद में कौन आएंगे, यही क्रांति कहलाती है कोपरनिकसी क्रांति। लेकिन इसके बाद में कौन कौन आएंगे, इसके बाद में आते हैं आपके जोहान्स केपलर, जो क्या बताएंगे, जो बताते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाएगी वो कक्षा कैसी हो जाएगी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो जाएगी। ऐसे ही आपने गैलीली का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं, गैलीलियो दूरबीन की खोज कर रहे हैं और तारामंडल देखना इजी हो जाएगा। और फिर एक और नाम डालना है इसमें क्या, गुरुत्वाकर्षण के प्रणेता जिनको हम प्यार से बोलते हैं न्यूटन। इन तीनों का नाम और एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर सकते थे, जो इस काल में कोपरनिकसीय क्रांति या वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सोसाइटी ऑफ जीसस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोसाइटी ऑफ जीसस आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहली बात तो एक व्यक्ति है स्पेन के दार्शनिक है जिनका नाम है इग्नियस, क्या नाम है इनका, इग्नेशियस लायोला। और ये जो है लायोला ये फ्रांस के हैं और स्पेन के हैं ये। और ये क्या करते हैं, 1540 में इस सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करते हैं। 1540 में स्पेन के इग्नेशियस लायोला के द्वारा इसकी स्थापना की गई, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की गई। और इसके अनुयायी क्या कहलाएंगे, इसके अनुयायी जेसुइट कहलाते हैं। अब आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे जेसुइट का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेसुइट कौन थे। तो इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं बच्चों, जेसुइट कहलाए। इनका उद्देश्य निर्धनों की सहायता करना, दूसरों की संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक करना, ये सारे जो है वो क्या रहेंगे, इनके उद्देश्य रहे थे। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो किसकी बात करता है, फैक्ट्री व्यवस्था की। अब देखो फैक्ट्री व्यवस्था कहां पर स्टार्ट हुई है, ये इंग्लैंड में प्रारंभ होती है। और ये कब प्रारंभ होती है, जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो रही है। औद्योगिक क्रांति का क्या समय रहता है बच्चों, औद्योगिक क्रांति के समय के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपने सुना होगा कि 1700 में मतलब आपके 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो रही है। और इसमें भी कौन कौन सा टाइप पीरियड हो जाएगा, 1780 से लेकर 1850 तक का पीरियड प्रथम औद्योगिक क्रांति की बात करता है। और इस प्रथम औद्योगिक क्रांति में क्या होगा बच्चों, इस प्रथम औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड में फैक्ट्री व्यवस्था प्रारंभ होगी। फैक्ट्री व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, बड़ी बड़ी मशीन बनाई जा रही हैं, घरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक क्या करना है, उत्पादन करना है, वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करना है। और यही प्रणाली क्या कहलाएगी, आपकी फैक्ट्री व्यवस्था या फैक्ट्री प्रणाली कहलाती है। फिर देखिए औद्योगिक क्रांति के समय कपास की कताई और बुनाई हेतु यूरोप में हुए विभिन्न आविष्कारों के बारे में संक्षेप में बताइए। अब देखो केवल कपास की बात कर रहा है ये तो काफी लिमिटेड कर दिया है, वैसे काफी सारे आविष्कार हो रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन कपास की बात करेंगे तो आप इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। एक तो बच्चों फ्लाइंग शटल आ जाएगा, फ्लाइंग शटल, लूम, इसका आविष्कार होगा। और किसका होगा बच्चों, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होगा। और क्या आ जाएगा इसमें, वाटर फ्रेम आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, म्यूल, सैमुअल क्रॉम्पटन आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, पावर लूम आ जाएंगे। ये सब इसके काल में बने हुए हैं, इनके आप टाइम डाल सकते हैं। जैसे जो शटल लूम है वो कौन बनाता है, जॉन के बनाते हैं 1733 में। इसके अलावा जेनी कौन बनाते हैं, जेम्स हारग्रीव्स बनाते हैं 1765 में। ऐसे ही वाटर फ्रेम का आविष्कार कौन करता है, रिचर्ड आर्कराइट करते हैं 1769 में। ऐसे ही म्यूल का कौन करते हैं, सैमुअल क्रॉम्पटन 1779 में। ऐसे ही आपकी पावर लूम है आविष्कार करते हैं एडवर्ड कार्टराइट 1787 में। तो कुल मिलाकर आप इन सब के बारे में यहाँ पर डाल सकते थे। संक्षेप में पूछा है, फैक्ट्स केवल नाम बताने हैं आपको, ये हो जाएगा। सेकंड देखिए नहरोन्माद। नहर उन्माद का मतलब नहर बनाने का क्रेज, नहर निर्माण,
नहर निर्माण का क्या कह सकते हैं आप, एक प्रकार से क्रेज है ये नहर निर्माण, नहर ज्यादा से ज्यादा नहर निर्माण करने की जो है वो क्या हो गई, एक आशा हो गई, एक इच्छा हो गई, वांछना हो गई। 1788 से 1796 में, मतलब ये काल तो वही है आपके औद्योगिक क्रांति का काल, जिसमें इंग्लैंड में और वेल्स में अधिकाधिक नहरों का निर्माण हुआ ताकि व्यापार को और अधिक सुगम बनाया जा सके, और यही पीरियड कहलाता है आपके कैनाल मेनिया या नहर उन्वाद का समय। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय उदारवादी तथा प्रगतिशील सोच का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों और उनके योगदानों के बारे में संक्षेप में बताइए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 15 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 शब्द का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप अगर 2-4 नाम भी आपको याद हैं और उनके योगदान के बारे में आपको थोड़ा बहुत याद है तो भी ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। जैसे इसमें एक तो आ जाएंगे आपके जॉन लॉक, फेमस है ये। दूसरा कौन आ जाएगा बच्चों, जॉन लॉक के अलावा इसमें एक और आ जाएंगे आपके इमैनुअल कांट आ जाएंगे। ये सब आप सुनते भी होंगे, कहां पर पढ़ते हैं अपन इनको, ये सारे आपके एथिक्स में भी आते हैं, नीति शास्त्र में भी आते हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, और अंत में बच्चों क्या आ जाएगा, एक और डाल देंगे इसमें, थॉमस पेन। ये 4 नाम आपके लिए काफी हैं, और इन 4 नामों को अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका आधा काम पूरा हो चुका है। जॉन लॉक की बात करें तो क्या है जॉन लॉक, जॉन लॉक उदारवाद के जनक माने जाते हैं, द फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक माना जाता है जॉन लॉक को। इसके अलावा ये शक्ति जनता से आती है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इमैनुअल कांट, कांट को आप जानते हैं किसकी बात करते हैं, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की अवधारणा की बात की है इन्होंने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकी मूल्यों, चरित्र के आधार निर्माता इत्यादि के रूप में इन्होंने कार्य किया है। थॉमस पेन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से एक थे, और मेनली इन्होंने क्या किया है, कॉमन सेंस नाम की पुस्तक लिखी है। तो ये सब जो है वो क्या हो सकता है आपके इसका आंसर का पार्ट हो सकता था। फिर आती है बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी के बारे में अगर बात करें तो आपने ये कहानी सुनी होगी, ये किसका पार्ट है, ये आपके अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण भाग है। और किस दिन मनाई जाती है, किस दिन हुई थी ये, 16 दिसंबर 1773 को क्या हो रहा है आपके बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। क्या हो रहा है इस दिन, मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश उपनिवेशों पर एक उपनिवेश, बोस्टन के कुछ उपनिवेशवादी क्या करते हैं, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए जो चाय से भरे हुए जहाज थे, उन जहाज से चाय की बोरियों को क्या कर देंगे, पानी में डाल देते हैं, और यही कहलाती है आपकी बोस्टन चाय पार्टी। यही इतनी सी कहानी थी। आगे देखते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी। अब सन्स ऑफ लिबर्टी क्या है बच्चों, सन्स ऑफ लिबर्टी वास्तव में एक संस्था है, क्या है, एक संगठन है। किसने बनाया है ये संगठन, देखिए 1765 में कौन बनाता है इसको, सैमुअल एडम्स के द्वारा इसको बनाया गया था। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या है पहले तो ये बताएंगे, कब बना ये बता दिया, किसने बनाया ये बता दिया, आप बताएंगे किसकी काम करता है। ये स्वतंत्रता के लिए हिंसा, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटेन के व्यापार को बंद करने इत्यादि पर क्या करता है, बल देता है सन्स ऑफ लिबर्टी। इसके तहत हर गांव शहर में कमिटी ऑफ कॉरेस्पोंडेंस की स्थापना की गई। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आप इसमें डाल सकते थे। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय उभरते मध्य वर्ग को बौद्धिक रूप से प्रभावित करने वाले विद्वानों के बारे में संक्षेप में बताइए। आपको किसके बारे में बताना है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो विद्वान उभर रहे हैं उनके बारे में बताना है। अब देखो आपने इनके काफी सारे नाम सुने होंगे, 3 फेमस यहाँ पर आते हैं। कौन कौन आते हैं, एक तो कौन आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, एक तो आ जाएगा आपके हाँ जॉन लॉक आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, रूसो आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू आ जाएंगे। अब देख लेते हैं, मॉन्टेस्क्यू आ गया, रूसो आ गया और जॉन लॉक आ गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, जब जॉन लॉक की बात करेंगे तो इनकी रचना क्या है, टू ट्रिटाइटीज ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। ट्रिटाइटीज ऑफ गवर्नमेंट की जो पुस्तक है उन्होंने लिखा, जिसमें राजा की दैवीय शक्ति या दैविक अधिकारों क्या किया था, उसने खंडन किया था। दूसरा आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन, किसकी है ये, रूसो की है। और तीसरा क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें क्या करते हैं ये, सरकार के प्रस्ताव या
अनुबंध के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सरकार के प्रस्तावों की बात करते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, मॉन्टेस्क्यू की रचना जिसमें द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें किसकी बात करता है, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। भारत के संविधान में ये सिद्धांत जो है वो लिए गए हैं। और कौन सा आता है, इसी में आते हैं आपके कौन सी वाली, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की अवधारणा, वो भी अपन ने फ्रांस की क्रांति से लिया है। तो ये सब यहां से मिल जाएगा। आगे देखते हैं, आतंक राज या टेरर राज या आतंक का पीरियड, आतंक का समय कब से कब तक माना जाता है, 1793 से लेकर 1794 तक का जो समय है, मतलब 1 साल का जो समय है, इसको बोलते हैं अपन आतंक का राज। कहाँ बोलते हैं, किस क्षेत्र में बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय इस पीरियड को आतंक का राज कहा जाता है, जिसमें कुलीन और जो पादरी हैं, विपक्षी हैं, उनको जेल में डालकर दोषियों को गुलोटिन पर चढ़ाया गया और मजदूरी की या कीमतों की अधिकतम सीमा तय की गई। कृषकों को सरकार के द्वारा तय भाव पर अपना अनाज बेचने के लिए बाध्य किया गया। महंगे आटे पर रोक लगा दी गई और रोटी खाना अनिवार्य किया गया। रोबोस्पियर जो है वो क्या माना जाता है, इसका नेतृत्वकर्ता माना जाता है। रोबोस्पियर इसका नेतृत्व करता है, मतलब जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा क्या हो जाएगा, उसको गुलोटिन पर चढ़ा देंगे। गुलोटिन आप समझते होंगे, सजा देने का क्या था एक तरीका, आप जानते हैं कि गर्दन काट देते हैं, दैट इज गुलोटिन। अब देखते हैं आगे, नव साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का नवीन क्या प्रकार है, क्या करेंगे, नए बाजारों की तलाश करेंगे, नए बाजारों की खोज करेंगे, दैट इज नव साम्राज्यवाद। समझते हैं इसके बारे में क्या लिख सकते थे। देखिए, पहली बात तो ये कि 1870 के बाद में अपन चिन्हित करते हैं नव साम्राज्यवाद को, है ना। नव साम्राज्यवाद को 1870 के बाद में अपन चिन्हित करते हैं, जब साम्राज्यवाद अत्यधिक उग्र हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये उपनिवेशवाद का ही एक चरण था, जिसमें कच्चा माल प्राप्त करना और उन्हें प्रसंस्कृत, मतलब बेसिकली क्या है, उपनिवेशों से क्या लेकर आना है, उपनिवेशों से कच्चा माल लेना था और उपनिवेशों को देना क्या था, उपनिवेशों से कच्चा माल तो लेना है और तैयार माल उनको सौंप देना है। ये कहलाता है आपका क्या, नव साम्राज्यवाद। 1870 के आसपास प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के आते आते नव साम्राज्यवाद की कौन सी नवीन प्रवृत्तियां उभरने लगी, प्रकाश डालिए। 19वीं शताब्दी तक आते आते कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां उभर रही हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, जर्मनी और इटली दोनों ही साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल हो जाएंगे। पहली बात तो ये आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, गैर यूरोपीय देश जैसे अमेरिका एवं जापान, ये भी नव साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल हो जाएंगे। और क्या जाएगा इसमें, आर्थिक एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगा बच्चों, सैन्य प्रवृत्ति बढ़ेगी। अफ्रीका का अत्यंत तीव्र और शांत बंटवारा होगा। ये सब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं 5 अंक के क्वेश्चन को। अब 5 अंक में कौन सा आता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में महाद्वीपीय सम्मेलनों की महत्वता स्पष्ट कीजिए। जो इंटरकॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल जो आपके कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, उनकी क्या महत्वता है वो आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखिए कब कब होते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं। एक तो हो रहा है आपके कभी बच्चों, एक तो होता है आपके 1774 में और दूसरा कब होगा, 1775 में। एक साल के अंतराल पर 2 होते हैं और दोनों ही फिलाडेल्फिया में होते हैं। और दोनों का ही उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य बेसिकली क्या करना है, ब्रिटेन की जहां जहां उपनिवेश है उनका विरोध करना है। मतलब ब्रिटेन ने जहां जहां उपनिवेश बनाए हुए हैं उनका विरोध करना है। पहले वाले में जॉर्जिया शामिल नहीं होता है। दोनों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, अमेरिकी लोगों को संगठित करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ब्रिटेन के जहां जहां उपनिवेश है उनका विरोध किया जाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना था, इसकी मुख्य विशेषताओं को बताना था। आगे देखते हैं, औद्योगिक क्रांति को संबल प्रदान करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। अब औद्योगिक क्रांति को संबल प्रदान कौन कौन से कारक करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या जाएगा उसमें, अतिरिक्त जनशक्ति है, मैन पावर, अतिरिक्त जनशक्ति है। आप सुना ना, जनसंख्या अचानक से बढ़ेगी, भोजन की आवश्यकता है, उनको भोजन प्रदान करने के लिए क्या चाहिए, अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है। कृषि उत्पादकता जो है वो बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उद्यमशीलता जो है वो अच्छी हो जाएगी। प्रबंधन जो क्षमता है वो बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कच्चे माल, आदान, आउटपुट इत्यादि को सस्ते में स्थानांतरित करने के लिए बंदरगाह, नदी, नहर इत्यादियों का प्रबंधन किया जाएगा। हाँ, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला है, लोहा है इत्यादि का
इसकी प्रचुरता है या प्रचुर मात्रा में इसकी अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी। और क्या हो जाएगा, राजनीतिक स्थिरता, एक विधिक प्रणाली जो व्यापार का समर्थन करने वाली थी वो इनको प्रदान की जाएगी। वित्तीय पूंजी का अधिशेष जो निवेश में ले क्या करता है, वित्तीय पूंजी जो क्या करेगी, अल्टीमेटली निवेश के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके क्या करेगा, ये कुछ कारक है जो संबल प्रदान करते हैं। फिर आता है फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरण। अब देखो इसमें केवल चरण बताने की बात कर रहा है, आपको इसके जितने भी चरण हैं, 4 चरण आपने पढ़े होंगे, जितने भी चरण हैं उनको आपको थोड़ा बहुत बताना था। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होती है 1789 से, कब तक चलेगी बच्चों ये, 1792 तक। दूसरे आपका चरण स्टार्ट होता है 1792 से और ये चलता है 1794 तक। और फिर 94 से कब तक चलता है बच्चों, 1794 से 1799 तक। और 99 के बाद अगला चरण कब स्टार्ट होता है, 1799 से 1814 तक। कुल मिलाकर 4 चरणों में ये क्रांति पूरी होती है। सबसे पहले बोलेंगे संवैधानिक राजतंत्र का चरण, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, उग्र गणतंत्रवाद का चरण। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, 94 से 99 उदार गणतंत्रवाद। और अंत में क्या आ जाएगा आपके, तानाशाही एवं साम्राज्य वाद का चरण। तो कुल मिलाकर 4 चरणों में फ्रांस की क्रांति बांटी जाती है, चारों इसमें आ जाएंगे। आगे देखते हैं बोअर युद्ध। अब देखो आपको ये तो पता होगा कि बोअर युद्ध जो है वो कहां के हैं, आपके दक्षिण अफ्रीका के। यहां पर पहले कौन है, दक्षिण अफ्रीका पर पहले जो है वो डच लोगों का शासन है। डच लोगों जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जब यहाँ पर अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज का मतलब जब ब्रिटेन से लोग जाएंगे और वो इन पे अपने अपने नीतियां कानून इत्यादि थोपेंगे, तो फिर यहाँ पर बोअर युद्ध होता है। और कब से कब तक होता है, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि लाइक जो पहला है वो कब हो रहा है, ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर पॉल क्रूगर। डॉक्टर पॉल क्रूगर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाती है। और मजूबा हिल कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका, इसके समीप अंग्रेजों की एक टुकड़ी को पराजित किया जाता है। और ये संधि मतलब ये जो युद्ध हो रहा है, इसके बाद 1884 में संधि हो जाती है, शांति संधि हो जाती है। लेकिन 1886 में फिर से युद्ध होगा, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा। और अंत में 1902 में संधि होगी, जहां पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डच निवासियों के द्वारा। तो ये पूरी आपकी बोअर युद्ध की कहानी है। फिर आता है बच्चों बर्लिन सम्मेलन। अब बर्लिन जाहिर सी बात है कहां पर होगा, जर्मनी में होगा। जर्मनी का बर्लिन सम्मेलन है और इसको राजा के द्वारा ही क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। कब से कब तक, नवंबर 1885 से, सॉरी नवंबर 1885 से दिसंबर 1885, नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक बच्चों ये चलता है। इसका उद्देश्य ये था कि जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनको परस्पर क्या कर सकें, शांतिपूर्ण ढंग से अफ्रीका का बंटवारा कर सकें। अफ्रीका का मतलब पूरे अफ्रीका को यूरोपीय देशों में बांटने की जो है वो कोशिश की गई थी। जर्मनी के बर्लिन कॉन्फ्रेंस में हुआ। नवंबर 84 से फरवरी 85 तक सम्मेलन चलेगा। यहाँ के राजा के द्वारा इसको अपनाया गया था, राजा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ये पूरी कहानी इसमें आती है। 3 मुख्य बिंदु इसके आते हैं जो आप डाल सकते थे। पहला तो कॉन्गो क्षेत्र पर अधिकार किसका होगा, नाइजर प्रदेश पर अधिकार किसका होगा, और इसके अलावा भविष्य में अफ्रीकी क्षेत्रों पर यूरोपीय देशों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का कार्य या उनके लिए नियम निर्धारण करना, ये सब इसमें शामिल था। ऐसे एक और आता है आपके अफ्रीका की लूट। अफ्रीका की लूट का मतलब क्या हो रहा है, अफ्रीका के जितने भी क्षेत्र हैं उनको उपनिवेश बनाया जा रहा है यूरोप के द्वारा, और ये इतने शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है कि कोई बिना एक रक्त की बूंद गिराए, बिना रक्तपात किए ये बहुत शांति ढंग से हो रहा है। इसी को अपन अफ्रीका की लूट कहते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं। कब से कब तक होगा बच्चों, 1884 से लेकर 1904
14 तक का ये समय है, मतलब ये आपके कुल 30 वर्ष का समय है। इसमें अफ्रीका के सारे, मतलब विद इन 30 वर्षों में अफ्रीका का पूरा क्षेत्र जो है वो यूरोप के कंट्रोल में आ जाएगा। यूरोप के विभिन्न देश जो है वो क्या कर लेंगे, इसमें अपना शासन स्थापित कर देंगे। इट्स कॉल्ड अफ्रीका की लूट। आगे देखो, यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग के योगदान की समीक्षा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। मार्टिन लूथर किंग जो है वो एक प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं धर्म सुधार के। देखते हैं चलो इसके बारे में। पहली बात तो ये कि ये क्या करते हैं, 1517 में विटेनबर्ग चर्च के बाहर, कहां का है, जर्मनी, इसके बाहर क्या लगाते हैं, 95 थीसिस जो है वो चिपका देते हैं, जिसमें वो क्वेश्चन करते हैं किससे, जिसमें वो चर्च समुदाय से, पादरी वर्ग से क्वेश्चन करते हैं। और इसके अलावा प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रतिपादन करते हैं। अब प्रोटेस्टेंट कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंट वो जो प्रोटेस्ट करते हैं कैथोलिक को, दैट इज प्रोटेस्टेंट, इसका प्रतिपादन करते हैं। इसके अलावा ये 3 लघु पुस्तिकाएं या पैम्पलेट भी लिखते हैं, जिसे आपने सुना होगा, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, और एक आती है इनकी द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। ये कुल 3 बुक्स जो है वो उन्होंने लिखी हैं, 3 किताब जो है वो उन्होंने लिखी हैं, जिसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना था। इसके अलावा इनके कुछ और योगदान, जैसे प्रोटेस्टेंट के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, आगे जाकर धर्म सुधार के प्रयास कर रहे हैं। कैथोलिक धर्म भी अपने आप को सुधारेगा इनके प्रयासों के बावजूद, ये सब आप इसमें डाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। काफी स्कोप वाला क्वेश्चन है, काफी कुछ डाल सकते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि पुनर्जागरण का काल कौन सा था। 14वीं से लेकर 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी का जो पीरियड है वो पुनर्जागरण का काल माना जाता है। विशेषताएं क्या हो जाएंगी बच्चों, स्वतंत्र चिंतन की बात करेगा, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या स्वतंत्र चिंतन की बात कर रहा है, मानवीय दृष्टिकोण अपनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, मानववादी विचारधारा का विकास करता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व और व्यक्तित्ववादी अवधारणाओं का विकास करता है, लोक भाषाओं का विकास हो रहा है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बौद्धिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विचारधारा इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राचीन यूरोप, रोमन सभ्यता इत्यादि का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, और नवीन युग का प्रारंभ करने की बात कर रहा है। फिर आता है मानववाद की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब मानववाद का एक क्वेश्चन अपन ऊपर भी देख चुके हैं, उसी को यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पत्रक को क्या माना जाता है, पत्रक को मानववाद का जनक माना जाता है, ठीक है। पत्रक को मानववाद का जनक कहा जाता है, जो 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आता है, मानववाद के कॉन्सेप्ट को लेकर आता है। अब देख लें इसको, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में विकसित ये ऐसी संस्कृति थी जो इस विश्वास पर आधारित थी कि भाई व्यक्ति अपने आप स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है, अपना भला बुरा करने में सक्षम होता है। और इसी के साथ में इसकी कुछ विशेषताएं आएंगी, जैसे क्या हो जाएगा, मानव के भौतिक जीवन की समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा या उन पर चर्चा की जाएगी। और क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड इसमें आ जाएगा मानव सम्मान, मानव गरिमा एवं उसके महत्व की बात की जा रही है पहली बार। और क्या आ जाएगा, इहलौकिक जीवन, इहलौकिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। और क्या हो जाएगा, धार्मिक रूढ़ी, धार्मिक जो रूढ़िवादिता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, रूढ़िवादिता को कम करने का प्रयास किया जाएगा, अंधविश्वास की आलोचना की जाएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया जाएगा। ये सब इसमें शामिल हो जाएगा। ज्विंगली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब ज्विंगली कौन है आपके, ज्विंगली एक बहुत फेमस दार्शनिक रहे हैं, और कहाँ के थे ये, स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड के प्रमुख दार्शनिक, स्विट्जरलैंड के प्रमुख दार्शनिक हैं ज्विंगली, जो यहाँ पर सुधार आंदोलनों का नेतृत्व करेंगे। प्रमुख धर्म सुधारक हैं, मार्टिन लूथर के समकालीन हैं, चर्च का राजनीतिक आधार पर विरोध करते हैं, स्विस सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के रूप में अन्य देशों में सेवा में भेजने, उनके लाभांश का कुछ भाग चर्च को देने इत्यादि का विरोध करते हैं। उन्हें
बाइबल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई बाइबल ही मनुष्य का एकमात्र क्या हो सकता है, वास्तविक निर्देशक हो सकता है। अर्थात पादरियों, चर्च की बात ना सुने, उनके द्वारा डिसाइफर किए गए ज्ञान को ना सुने। क्षमा पत्रों की बिक्री पर भी इन्होंने काफी विरोध किया था। और इसके अलावा इरास्मस के मानवतावादी विचारों का समर्थन करते थे। लूथर के चर्च विरोधी विचारों के साथ समन्वित कर ईसाइयों को सरल प्रार्थना पद्धति समझाने का या उनको प्रदान करने का कार्य किया है किसने, ज्विंगली ने। फिर आता है आपके अफीम युद्धों का चीन के औपनिवेशिक इतिहास में क्या महत्व रहा है, वर्णन कीजिए। अफीम युद्ध पूरे चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। कब कब होते हैं ये देखो, एक तो है यहां पर 1839 से 42 तक, और दूसरा कब हो रहा है बच्चों, 1856 से लेकर 60 तक। ये दो अफीम युद्ध हो रहे हैं। और अफीम युद्ध में भी मेनली कौन है यहां पर, एक डायनेस्टी, इसका नाम है क्विंग। क्विंग डायनेस्टी है, क्विंग वंश है चीन का, जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। और कहानी क्या होगी कि यहां पर बेसिकली अफीम की क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था यूरोपीय देशों में। और जब ऐसा हुआ कि निर्यात जो है वो राजा को इससे काफी कमाई होती थी, फिर यूरोपीय देशों ने यहाँ पर क्या कर देंगे, काला बाजारी आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक आप कहते हैं ना कि लाइक वो कि उसकी दुर्व्यापार जो है वो प्रारंभ कर देंगे, ब्लैक मार्केटिंग प्रारंभ कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर युद्ध होना लाजिमी था। दो युद्ध होते हैं और इनके परिणाम स्वरूप यूरोपीय सेना की आधुनिक सैन्य तकनीक ने किंग सेना को, मतलब ये जो रूलर है, इसको पराजित जरूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी सरकार को यूरोपीय लोगों को के अनुकूल टैरिफ, व्यापार रियायतें, मरम्मत और क्षेत्र इत्यादि देना जो है वो पड़ा। अर्थात चीन का जो उपनिवेश हुआ वो इन अफीम युद्धों का ही परिणाम माना जाता है। आगे देखते हैं, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में साम्राज्यवादी होड़ ने अहम भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए। अब देखो विश्व युद्ध की बात कर रहा है ये, अब विश्व युद्ध बेसिकली दो हुए हैं और दोनों में ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ने क्या भूमिका निभाई है, इसके बारे में आपको इसका विश्लेषण करना था। तो पहला तो है आपका 1914 से लेकर 1919 वाला, 1919 में संधि हो रही है, और दूसरा हो रहा है 1939 से लेकर 1945 वाला। दो विश्व युद्ध हो रहे हैं और दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कौन, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपका साम्राज्यवादी होड़। ये साम्राज्यवादी होड़ की नीति कि कौन कितने ज्यादा देशों को अपने अंतर्गत ला दे। ठीक है, देखते हैं इसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अधिकांश राष्ट्रों को क्या चाहिए, बाजार चाहिए या संसाधन चाहिए, या हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर निर्भरता हर किसी को बढ़ानी है, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उपनिवेशों को अपने कब्जे में लेना है। और ये सब प्रारंभ हो रहा है बच्चों कहां पर, यूरोप में प्रारंभ हो रहा है। इसमें इंग्लैंड, जर्मनी, हाँ इसमें इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब राष्ट्र जो है वो प्रारंभ में शामिल हैं। और ये सब क्या करेंगे अल्टीमेटली, ये अल्टीमेटली क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये लालच जो है वो ज्यादा बढ़ गया, इस कारण ये प्रथम विश्व युद्ध की कगार पर दोनों को लेकर आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल आप डाल सकते थे, 1911 में आंग्ल जो जर्मन नाविक है वो प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। इसके अलावा मोरक्को और बोस्निया संकट, जिसमें इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा मिलेगा, ये सब आपके एग्जाम्पल में आप यहाँ पर डाल सकते थे। आगे देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मूलतः वित्तीय संकट का परिणाम थी, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है, फ्रांस की क्रांति वित्तीय संकट क्यों होगी, क्योंकि राजा जो है वो क्या कर रहा है, राजा जो है वो अनावश्यक रूप से खर्च करता है। खर्च करेगा तो क्या होगा, जनता पर कर की दरों को ज्यादा लगा देगा, कर की दरों को ज्यादा लगा देगा तो जनता जो है वो नाखुश हो जाएगी, असंतुष्ट हो जाएगी और क्या करेगी, क्रांति प्रारंभ कर देगी। यही पूरी कहानी है इसकी। आगे देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू और रूसो दोनों के बारे में आपको बताना था, अथवा ऑक्सफोर्ड की संधि के परिणाम बताने हैं। अब मॉन्टेस्क्यू और रूसो दोनों के बारे में आपने सुना होगा। जैसे मॉन्टेस्क्यू कब से कब तक है, मॉन्टेस्क्यू भाई 1689 से लेकर 1755 तक तो इनका पीरियड है। और रूसो जो है वो कब से कब तक रहेंगे, रूसो जो है वो भाई इसी काल के मतलब 17th सेंचुरी के ही एक प्रमुख क्या माने जाते हैं, प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं। और दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं बच्चों, दोनों ही फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जो सुधारवादी के रूप में भी फेमस है, सुधारवादी के रूप में भी जाने जाते हैं। दोनों के बारे में बात कर रहे थे, अभी मॉन्टेस्क्यू को बताया था हमने कि किसकी बात कर रहे हैं ये मॉन्टेस्क्यू। देखो स्पिरिट ऑफ लॉज में किस किस की बात करेगा, ये राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन करेगा। इसके अलावा क्या करेंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में अंतर की बात करेगा। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की क्या करता है, ये
बात करता है, तीनों को अलग अलग रहने की बात करता है। फ्रांसीसी बुराइयों को, जो पुरातन फ्रांसीसी की बुराई है उनको उजागर करेगा, उनके सुधार के लिए कार्य करेगा। रूसो की बुक का नाम क्या है? एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और कौन सी है? रोसोनी। इनके माध्यम से मानव की स्वतंत्रता की बात करेगा। उसने मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ऐसे शब्दों से ये बताया कि भाई मानव को क्या करना चाहिए? इस जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। अर्थात क्या करें? अपन अपने आप को एक मानव के रूप में सामूहिक इच्छा को क्या करें? सामूहिक इच्छा से बने राज्य को यह अनिवार्य है कि वह सार्वभौम कर्तव्य की और प्रस्थान करें, मतलब हम अपने मानव के कल्याण के लिए कार्य करें। ये सब कौन कहता है? अपना रूसो कहता है। आगे देखिए। अच्छा, इसका एक ऑप्शनल जो क्वेश्चन है आपका ऑक्सबर्ग की संधि, इसको भी यहीं पर आपको दिखा देते हैं। देखिए, हाँ जी, चलिए ऑक्सबर्ग की संधि कब है बच्चों? ऑक्सबर्ग की संधि जो है वो 1555 1555 में संपन्न होती है। पवित्र रोमन सम्राट, एक तो कौन है? रोमन साम्राज्य का जो सम्राट है फर्डिनेंड, और महान रोमन साम्राज्य फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंट, दोनों के बीच में होने वाली एक संधि है, जिसके माध्यम से क्या प्रावधान निकल कर आएंगे? प्रत्येक शासन को अपना और अपनी जनता का धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। माने कोई भी जो शासक है आपके यूरोप में, वो खुद का और अपनी जनता का धर्म जो है वो सुनिश्चित कर सकता है कि वो प्रोटेस्टेंट होगा या कैथोलिक होगा। इसके अलावा 1552 से पूर्व प्रोटेस्टेंटों के द्वारा चर्च की संपत्ति पर आधिपत्य को मान्यता प्रदान कर दी गई, मतलब कि वो संपत्ति आप रख सकते हो। इसके अलावा लूथरवाद को मान्यता मिली और ज्विंगली, कॉल्विन, इन सबको मान्यता प्रदान नहीं हो रही है। कैथोलिक बहुलता वाले प्रदेशों में लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से संधि के कुछ प्रावधान जोड़े गए। अब आते हैं बच्चों बड़े क्वेश्चंस पे। बड़े क्वेश्चंस में भी सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। विश्व इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक अहम दर्जा प्राप्त है जिसने विश्व को एक नई दिशा प्रदान की। समीक्षा कीजिए। समीक्षा करना है मतलब आपको इसकी कुछ अच्छाइयाँ, विशेषताएं बतानी है। पहले तो कि ऐसा क्या क्या हुआ, और दूसरा उन विशेषताओं से अन्य राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करनी है। जैसे सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या विशेषता होगी? लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा है और उपनिवेशवादी जो शक्ति है, कौन है वो? इंग्लैंड, उसको पराजित करके यहाँ की जनता ने अपना शासन स्थापित किया, और ये विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसीलिए यूएसए को, अमेरिका को विश्व के प्रथम लोकतांत्रिक देश के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो अपना खुद का संविधान भी बनाएगा। एक जनतंत्र और संघीय प्रणाली की स्थापना की जाएगी। राज्य व चर्च का पहली बार पृथक्करण किया जाएगा। पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जहाँ राज्य और चर्च दोनों जो है वो क्या रहेंगे बच्चों? अलग अलग रहेंगे। इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताओं को अपन लिख सकते थे। अब इनके प्रभाव के बारे में थोड़ा सा देखें कि भाई क्या क्या रहा ऐसा उस समय, ऐसा क्या क्या हुआ विशेषताओं के साथ में कि इसने प्रभाव डाला। तो सबसे पहले तो क्या होगा? इंग्लैंड की अगर बात करें थोड़ा सा, तो इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशवादी नीतियों को परिवर्तित करना प्रारंभ किया, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये पहले की तुलना में लिबरल हो जाएगा। पहले ज्यादा उग्र है और अब कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा ये लिबरल हो जाएगा, उदारवादी नीति अपनाएगा और अपने उपनिवेशों के साथ में कार्य करने की कोशिश करेगा, उनके विकासात्मक गतिविधियों पर भी ध्यान देगा। और इसके अलावा फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रांस की जनता भी क्या करेगी? क्रांति जो है वो तैयार करेगी। अब आप देखो 1789 में फ्रांस में क्रांति तैयार हो रही है। वहाँ की जनता जो है उनके लिए अमेरिका को क्या माना जाएगा? एक अग्रदूत माना जाएगा, जो वहाँ की जनता को पुश कर रहा है कि वो भी अपने राज्य में क्या करें? क्रांति तैयार करें। सिमिलरली आयरलैंड आता है। आयरलैंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयरलैंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों? आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड में वहां की जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध तेज संघर्ष कर दिया, और अंत में आयरिश संसद को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। ऐसे आप भारत का डाल सकते थे कि भारत में जो प्रारंभिक जो आपका जो भी समाज प्रारंभ में समाज में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, समाज सुधार हो रहे हैं, उनमें अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। वाणिज्यवाद जो है वो उसको गलत सिद्ध किया जा रहा है, और इस प्रकार आप इसकी ये क्या डाल सकते थे? एक निष्कर्ष निकाल सकते थे। फिर आता है औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक आधार पर ही नहीं वरन सामाजिक आधार पर भी प्रभाव डाला। अब औद्योगिक क्रांति की हम बात कर चुके हैं।
औद्योगिक क्रांति कब से कब तक है बच्चों? 1700 बताया था अभी, 80 से लेकर 1860 तक का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज औद्योगिक क्रांति का पीरियड। अब इसमें आप देखो तो क्या किया जा रहा है इस औद्योगिक क्रांति के पीरियड में, इस समय में पहली बात तो इंग्लैंड से प्रारंभ हो रही है और सामाजिक और आर्थिक दोनों पर कैसे प्रभाव डालेगी? ये मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। क्यों? क्या होगा? सर्वहारा वर्ग का उदय होगा, पूंजीपति वर्ग का उदय होगा। जो पहले सामंतवादी प्रथा थी उसकी जगह पर समाज में नए परिवर्तन आएंगे, समाज के नए वर्ग आएंगे जिनमें पूंजीपति होगा, सर्वहारा होगा, मध्यम वर्ग होगा और शहरों की ओर पलायन होगा तो शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा तो शहरीकरण से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो बढ़ेंगे, दयनीय अवस्था हो जाएगी, पादरी समाज कृषक ये सारे वर्ग जो है वो लुप्त हो जाएंगे, शहरों की ओर जनता का पलायन बढ़ेगा, नगरीय क्षेत्रों का विकास होगा। ये सब जो है वो आपको इसमें डालना था। फिर आती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने विभिन्न तत्वों के रूप में विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी। स्पष्ट कीजिए, अभी बात की थी रूसो की, अभी बात की थी वोल्टेयर, वोल्टेयर भी सीखा है, एक आएंगे मॉन्टेस्क्यू। ये सब क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की अवधारणा को वैश्विक स्तर पे लेकर आने वाला कौन है? फ्रांस की क्रांति है। तो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा फ्रांस की क्रांति के माध्यम से। सामंतवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रचार किया जाएगा और क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रसार हो जाएगा, अधिनायकवाद की शुरुआत हो जाएगी, सैन्यवाद का विकास हो जाएगा। ये सारे जुड़े हुए हैं बच्चों फ्रांस की क्रांति से। समाजवाद का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा, ये सब इसका पार्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्धों के विभिन्न प्रभावों का वर्णन करो। विश्व युद्ध के प्रभाव क्या होंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि विश्व युद्ध जो है वो क्या लेकर आ रहे हैं? हर बार विश्व युद्ध जब आएगा तो ये कुछ नए परिणाम लेकर आएगा। जैसे पहले वाले विश्व युद्ध की बात करें तो विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात समाज जो है वो क्या होगा? अब देखो प्रभाव में क्या अंतर आएगा? इट टॉक्स अबाउट दी इफेक्ट्स। प्रभाव जो है वो कैसे होते हैं? आपके अल्पकालिक होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो उसमें क्या क्या आ जाएगा? नई महाशक्तियों का उदय होगा। हाँ, इंग्लैंड की जगह पर महाशक्ति कौन बनता जा रहा है? अमेरिका बनता जा रहा है। इसके अलावा देशों की और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर जैसी महाशक्तियों का उद्भव हो रहा है। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन आ रहा है? आपके ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों को अपने उपनिवेश जो है वो त्यागने पड़ेंगे, वहां से नियंत्रण कम करना पड़ेगा, उपनिवेश आजाद होंगे, भारत जैसे देशों का उदय होगा। इसके अलावा और कौन आएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है। जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी को 4 भागों में बांटा जा रहा है। उसके जर्मनी को ही नहीं, उसकी राजधानी को भी 4 भागों में बांटा जाएगा। कंट्रोल करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, सोवियत और ब्रिटेन चारों ही मिलकर काम करेंगे। ये सब जो है वो इनके प्रभावों के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखें, अंतिम क्वेश्चन है संभवतः साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में तुलनात्मक या दोनों की तुलना कीजिए। अब देखो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या होगा? सिंपल सी डेफिनेशन है। साम्राज्यवाद तब माना जाता है जिसके, ये एक प्रकार का दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर क्या कर लेगा? अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अन्य सभी प्रकार के हस्तक्षेपों में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई एक भौगोलिक क्षेत्र किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र पर क्या कर ले? अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और वहां की जनता इसे एक अच्छा काम माने तो ये क्या कहलाएगा? आपका उपनिवेश कहलाएगा। इस प्रकार से आप इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये पूरा आपका क्वेश्चन था। अंतिम क्वेश्चन है संभवतः ये। अगले वाले टेस्ट में बाकी की चीजें देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।